सिस्टम्स का जो होगा ना आपका कोर्स, उसके लिए वो भी अच्छी रिपोर्ट है। इसमें हेल्थ सिस्टम को बड़ा अच्छा ढंग एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारा जो हम गवर्नेंस की बात करते हैं, मेडिसिन, लॉजिस्टिक्स, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इसमें पॉइंट्स बहुत अच्छे मेंशन किए हुए हैं। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि कुछ हद तक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो नेचुरल है, आपकी सोसाइटी में होती है और किसी भी जगह होती है। लेकिन जब हम फाइनेंशियली ये बात करते हैं ना कि पैसा जो है वो कहीं बहुत ज्यादा जा रहा है, कहीं बिल्कुल नहीं जा रहा, इसकी वजह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है वो लीड करती है कि जिसे हम कह सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर आपका अच्छा नहीं बन सकता। उसमें लोगों की अफोर्डेबिलिटी सफर करती है, या उसमें जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज्यादा शेयर ले जाते हैं एज कम्पेयर टू द लोअर वन। सेकेंड थिंग इज द पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। ये तो हम लास्ट लेक्चर से बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप क्यों बार बार कहते हैं कि जी जो गवर्नमेंट्स हैं आपकी, बेसिकली कोई भी कंट्री कैसी होगी ये वही डिजाइन करती है। आप कभी भी नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी एजुकेटेड हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। डिपेंड ये करता है कि आपने किसको सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा है, काम उन्होंने करना है। Okay, second point, health inequities also find their roots in the way health systems exclude people, such as inequities in availability. ये कोई भी जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हेल्थ सर्विसेज वो अवेलेबल कितनी है, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी यानी स्टैंडर्ड आप किस तरह से उसका मेंटेन करते हैं, बर्डन ऑफ पेमेंट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तो नहीं ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन के लिए। पाकिस्तान में वैसे कितना है परसेंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर? चलो ये देखिएगा जरा इंडिकेटर, ये भी एक हेल्थ इंडिकेटर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जरा चेक करिएगा कितना है। आई थिंक 60 to 70% है। एंड इवन इन द वे क्लिनिकल प्रैक्टिस इज कंडक्टेड। ओके, ये जो पॉइंट है, इवन इन द वे क्लिनिकल प्रैक्टिस इज कंडक्टेड, ये एक्सप्लेन करें। जी बोले मैम। स्टाफ वी आर डिस्कसिंग हेल्थ इनइक्विटीज। इनइक्विटीज किस किस तरह से हो सकती है? एक पॉइंट है जी, इवन इन द वे क्लिनिकल प्रैक्टिस इज कंडक्टेड, हाउ? मैम इसमें स्टाफ भी अनट्रेन आ सकता है। ठीक है मैम, ये जो प्राइवेट लोग कर लेते हैं मैम, डॉक्टर्स। हाँ बिल्कुल, एक डॉक्टर जो वैसे जो उसकी ड्यूटी है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और दूसरी उसकी ये प्राइवेट प्रैक्टिस है। यस मैम। तो उसमें कहते हैं कि बहुत डिफरेंस आ जाता है। उसमें ये भी हो सकता है कि बर्डन कितना है, लोड ऑफ पेशेंट, ये भी मैटर करता है कि अगर आप किसी एक सिविल हॉस्पिटल में, आप गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जो पेशेंट का नंबर है वो ज़्यादा होगा, डेफिनेटली बर्डन ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, तो उसमें या जो आपका क्लाइंट है वो कितना स्ट्रांग है, इसमें भी डिपेंड करता है कि आप जो भी इसके साथ बिहेव करते हैं, जो सर्विस आप देते हैं वो किस तरह से होगी। तो हेल्थ इनइक्विटीज इस तरह से एक छोटे छोटे लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। ओके, ये भी स्पीच में आपने देखी होगी पिक्चर। देखी भी है? यस मैम। चलिए देखी भी हुई है तो जरा थोड़ा सा तो बताए ना, क्या है, क्या समझ आती है इससे? इक्वालिटी मैम प्राइमरी लेवल पे ज्यादा इम्पोर्टेंस होने मैम, इक्विटी एंड इक्वालिटी। लेफ्ट साइड पे जो है उसमें इक्वालिटी है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है इट इज शोइंग इक्वालिटी, सबको एक एक बॉक्स दे दिया है। लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इक्वालिटी से प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मैम कि प्राइमरी लेवल तो इतना ज्यादा नहीं हो सकता, उसको ज्यादा शायद इम्पोर्टेंस की जरूरत है, उस बच्चे को ज्यादा इम्पोर्टेंस, बिल्कुल, दैट ही कैन रीच हिज गोल। उसके पास उसके अपने रिसोर्सेज इतने नहीं है, फिर भी आपने बेशक इक्वालिटी कर दी है, उसको कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन इक्वालिटी से उसके पास फिलहाल इतने रिसोर्सेज नहीं है
कि वो जो भी सर्विस लेना चाहता है वो ले सके। आप दे रहे हैं उसको, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है उसके लिए, यूजलेस है वो। फिर राइट साइड में जब हम देख रहे हैं, राइट साइड पिक्चर में क्या हो रहा है, दिस इज इक्विटी। Equity. ठीक है, अब इसमें हमने उतना उतना दिया है सबको कि जितने की जरूरत है, Need और के उसमें अगर हम मुताबिक. जिसको सबसे कम की जरूरत है उससे हमने लिया है, और जिसको ज्यादा की जरूरत है उसे हमने दे दिया है। ठीक, अब ये डिबेट भी होती है समटाइम्स इक्विटी और इक्वलिटी पे, कि जो अर्न कर रहा है, ठीक है, जिसकी अपनी अर्निंग है, वो मेहनत कर रहा है, तो वो टैक्स के थ्रू या डिफरेंट वेज के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा देगा। अगर हम उससे ज्यादा लें तो वो क्यों ज्यादा दे? बेसिकली हम इसीलिए ले रहे हैं ना उससे, कि आपने वहां से पूल करके देना है उन लोगों को कि जो डिजर्व करते हैं ज्यादा। ठीक, तो डिबेट दोनों सिचुएशन में होती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो राइट साइड की जो पिक्चर है इसमें हमें फिर भी कुछ हद तक लगता है कि हाँ ये इंसाफ है। आपने सर्विसेज इस तरह से देनी है, आपने इस तरह से कवर करना है अपनी पॉपुलेशन को कि जिसको जितनी जरूरत है उतना उसको एटलीस्ट जरूर। ओके, चलिए, लेकिन राइट साइड पे कह रहे हैं ना कि इक्विटी हो गई है, लेकिन अब उस इक्विटी की वजह से एक ऐसा इंडिविजुअल भी नजर आ रहा है कि जिससे आपने ले लिया है और लेके आपने किसी और को दिया है। तो ये जो हमने जो पाथ बनाना है, इसके लिए क्या हमारे पास होगी जस्टिफिकेशन, ये इसकी डिबेट होती है। ओके, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हम हमेशा ऐसी बात करते हैं। प्राइमरी में हमने लास्ट टाइम भी बात डिस्कस की थी कि इसका नंबर ज्यादा हो सकता है, बेशक आप इसको पब्लिक में देख लें या प्राइवेट में देख लें, लेकिन इसमें सर्विसेज या लेवल ऑफ सर्विसेज जो है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। इसमें स्पेशलाइज केयर नहीं हो सकती, इसमें बेसिक होगा, इसमें प्रिवेंटिव होगा, बेसिक क्यूरेटिव होगा। फिर हम सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, नंबर रिड्यूस हो जाता है, सर्विसेज बेहतर हो जाती हैं। फाइनली वी रीच टर्शरी लेवल, ये वो लेवल आ जाता है जी कि हम इसमें हॉस्पिटल्स कंसिडर करते हैं कि जिनका नंबर और कम होगा लेकिन सर्विसेज बहुत बेहतर हो जाएंगी। ये सारा डिजाइन हम इसलिए करते हैं कि ये जो आपका टर्शरी केयर लेवल है वो ओवरबर्डन ना हो। जो ऐसी बीमारी के जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे हो सकती है, स्क्रीन आउट हो सकती है, उसकी क्यूरेटिव, उसको हम लेके जा सकते हैं उस लेवल पे, तो वो हम वहीं पे कर लें उसको। पाकिस्तान का प्रॉब्लम, जिसमें आप लोग आर्टिकल भी रीड करेंगे, बार बार उसमें यही मेंशन होगा दैट पीपल बाईपास प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, दे गो डायरेक्टली टू टर्शरी लेवल। उनका ट्रस्ट जो है वो बेसिकली टर्शरी लेवल पर होता है। और उसमें भी अगर हम आगे फर्दर देखें तो उसमें भी पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस आ जाता है कि प्राइवेट को ज़्यादा वो करते हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं, या पब्लिक को, अगर ऐसे है तो क्यों है, और वो अलग रीजंस हैं। सो बेसिकली जो लेवल्स हैं प्राइम इसके हेल्थ केयर के, वो इसी तरह से डिजाइन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी हेल्थ केयर इज फॉर ऑल, स्पेशली द नीडी। ये हम इसीलिए बनाते हैं, हम गांव में छोटे छोटे से ये जो क्लिनिक्स बनाते हैं इसीलिए, ताकि उन लोगों को शहर में ना आना हो, क्योंकि उनके लिए आना मुश्किल है, वो लॉजिस्टिक्स चाहिए, उनको टाइम स्पेयर करना है जो वो नहीं कर सकते। क्या होगा बेसिकली, वो इग्नोर करेंगे, वो उस डिजीज के उस स्टेज तक इग्नोर करेंगे जहां तक वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं। जब बिल्कुल डिटेरियोरेट हो जाता है उनकी जो कंडीशन है, फिर वो फाइनली जाते हैं हॉस्पिटल में। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे पहले ही हम उनको कर सकें केवल उसका। Regardless of social and economic status, every individual in the nation must have access to good health care. कोई भी सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस है किसी का भी, हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि जो बेसिक हेल्थ केयर है और जो गुड हेल्थ केयर है उसकी एक्सेसिबिलिटी सबके लिए हो। दिस इज प्राइमरी हेल्थ केयर। Primary health care became a core policy for the World Health Organization with the Almaty Declaration in 1978, जो भी मैं थोड़े पहले भी बात कर रही थी। और इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट था वो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। ये दो आपके पास मेन माइलस्टोन है जो पब्लिक हेल्थ या प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हम कहते हैं। नंबर 1, एलमेटी डिक्लेरेशन 1978, इसके पॉइंट्स भी आप रीड करें, सारा इसमें यही इसी चीज़ पे एम्फेसिस है कि किस तरह से आपने बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है डोर स्टेप।
इसी डिक्लेरेशन को फिर फर्दर हमने नेक्स्ट उस पे लेके आए लेवल पे, हेल्थ फॉर ऑल। ये आई थिंक 1977 में है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल ये हमें अचीव करना था बाय 2000, यानी आपने अपनी कंट्रीज में ये एश्योर करना है कि मैक्सिमम जो आपकी पॉपुलेशन है उनके ये हेल्थ सर्विसेज एक्सेसिबल है। दिस वाज हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। प्राइमरी हेल्थ केयर addresses the main health problems in the community, providing number one, promotive services, preventive services, curative, and last the rehabilitative. Rehabilitative by definition WHO के थ्रू different tools में available है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइमरी और स्पेशली जो प्राइमरी लेवल है यानी बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर, इसमें रीहैब सर्विसेज नहीं है। जैसे हम इसे यहाँ- टर्शरी में होगा ना मैम, जी सॉरी, ये टर्शरी में होगा ना रिहैबिलिटेटिव जो। हाँ रिहेबिलिटेट बिल्कुल। लेकिन वही मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ कंट्रीज जो है वो प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल पे कुछ हद तक वो कहती है कि जो बेसिक रिहैब सर्विसेज है वो जरूर प्रोवाइड की जाए। इसमें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी आता है, और पाकिस्तान में खैर मेंटल हेल्थ और इसके अलावा जीराटिक इश्यूज जो है ये दोनों तो है ही नहीं प्राइमरी लेवल के लिए। ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये चीजें नहीं एग्जिस्ट करती। ये पॉइंट्स कुछ क्लियर मुझे हुए थे कि जब मैंने इस पे रिसर्च की थी। आप लोग भी जब इस टॉपिक को अगर लेके चलेंगे आगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो WHO ने डिक्लेयर किए हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में देखा, अगर हम देखें हमारा एक डॉक्यूमेंट है उसे हम MSDS कहते हैं, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। सुना होगा आप लोगों ने ये नाम। तो ये जो MSDS डॉक्यूमेंट है ये प्राइमरी सेकेंडरी लेवल का सेपरेट है, टर्शरी का सेपरेट है। हम इसे फॉलो करते हैं, और इसको अगर देखें, अगर आप कंपेयर करें WHO से, तो ये काफ़ी मतलब उससे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं कि जो एज पर WHO होनी चाहिए लेकिन MSDS में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, हमारा बेसिकली अगर देखा जाए तो वो प्रिवेंटिव पे है, टू सम एक्सटेंट क्यूरेटिव होता है। लैब सर्विसेज भी बेसिक हेल्थ यूनिट्स में तो कोई लैब सर्विसेज नहीं होती, कुछ रूरल हेल्थ सेंटर्स में है, कुछ में नहीं थी, लेकिन होनी चाहिए रूरल हेल्थ सेंटर्स में। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो वैसे डिफाइन किया हुआ है इंटरनेशनली उससे। एनीवेज, ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइमरी हेल्थ केयर इसने प्रोवाइड करनी है प्रोमोटिव सर्विसेज, हेल्थ प्रोमोटिव आपसे समझे, प्रिवेंटिव सर्विसेज, क्यूरेटिव एंड रिहैब सर्विसेज अकॉर्डिंगली। Primary healthcare is essential healthcare based on number one, practical, scientifically sound and socially acceptable methods and technology। पहली बात तो ये कि आप जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर या किसी भी लेवल पे हेल्थ केयर जो आप डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए उस कम्युनिटी के लिए, साइंटिफिकली साउंड होनी चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल होंगी वो। सेकेंड, यूनिवर्सली एक्सेसिबल, आपकी पॉपुलेशन कहीं भी रहती हो उसे एक्सेस कर सकती हो। फुल पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो उसमें लाजमी, एंड एट अ कॉस्ट दैट कम्युनिटी एंड द कंट्री कैन अफोर्ड। मतलब आपने सर्विसेज इस तरह से देनी है प्राइमरी लेवल पे कि जो आपकी कंट्री उसको अफोर्ड भी कर सकती हो। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Okay, so basic principle of primary healthcare is number one, equity। ये तो हम बार बार कह रहे हैं लेक्चर के स्टार्ट से। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? मैम पार्टिसिपेशन कैसे होगा? मैम लोगों पीपल आर जो करते हैं, आई थिंक सो मैम यूटिलाइजेशन। ठीक है, यूटिलाइजेशन चले समझ लेते हैं। और इसके अलावा कोई पॉइंट? अच्छा, आप में से कोई किसी ने बेसिक हेल्थ यूनिट में काम किया कभी? No, ma'am. अच्छा, BHUs, RHCs, इवन ये जो आपके सेकेंडरी लेवल पे जो है हॉस्पिटल्स, इन सब में रेगुलर होती है मीटिंग्स फीमेल्स के साथ। बेसिकली उस मीटिंग में
जो भी वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हैं या जो लेडी हेल्थ विजिटर है, उसने ये डिस्कस करना होता है कि उस कम्युनिटी के इश्यूज क्या हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज किस तरह से चाहिए, क्या प्रॉब्लम है जो हेल्थ रिलेटेड वो फेस करती हैं घर में। वो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, हो या ना हो रिकॉर्ड मेंटेन होता है बेसिकल यूनिट में इसका। दिस इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमें बेसिकली आइडिया हो कि आपकी जो कम्युनिटी है वो क्या सोचती है, कि उसकी नीड है क्या। ये नीड असेसमेंट के लिए होता है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें Yes, ma'am. प्राइमरी हेल्थ केयर की जो प्रिंसिपल नंबर 1 इक्विटी, सेकंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लाजमी होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं होता कि आपने खुद डिजाइन करके जाके अप्लाई कर दिया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आपने इसको मॉडिफाई करना है। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होगी डेफिनेटली, क्योंकि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं इसमें। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में हमने लास्ट टाइम भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात डिस्कस की है कि ये इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है। इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आ सकता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो सकता है इसमें इंक्लूड, जितने सेक्टर्स आपको चाहिए वो सब। एंड लास्ट थिंग इज द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी किस हद तक चाहिए। अब ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि एक बेसिक यूनिट आप बनाएं और उसमें आप कहें जी कि एक्सरे डिवाइस भी होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी हो, ये सब कुछ हो। ये तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो वहाँ पे चीज़ रिक्वायर है, अगर लैब फैसिलिटी रिक्वायर है तो वो लैब टेस्ट कौन से होने चाहिए वहाँ पे। आप पहले नीड असेसमेंट करेंगे इस कम्युनिटी की। जिस तरह बेसिक हेल्थ यूनिट्स में बेसिकली अगर देखा जाए तो उसमें हेपेटाइटिस से रिलेटेड मैंने कोई मेडिसिन या कोई टेस्ट नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर में जो लोग थे वो ये कंप्लेन करते हैं। वहाँ पे मतलब उस कम्युनिटी में उस इशू है कि हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है, लोग उसका इलाज ही नहीं करा पाते। तो अब हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना है थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए कि जो इस डिजीज को स्क्रीन आउट करे इस कम्युनिटी में, स्पेसिफिक कम्युनिटी में। So these are the principles of primary health care. Next, WHO strategies of primary health care. WHO के according number 1, reducing excess mortality of poor marginalized population। पहली strategy तो इसके लिए होनी चाहिए। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर आप जब डिजाइन कर रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रेटेजी किस चीज के लिए आपने प्लान करनी है? टू रिड्यूस एक्सेस मोर्टेलिटी ऑफ पुअर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। और वो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन नंबर 1 तो वो पुअर ही होते हैं, सेकंड वो ट्रांसजेंडर्स हो सकते हैं, आईडीपीज हो सकते हैं, कोई भी ऐसी पॉपुलेशन के जो मार्जिनलाइज्ड वर्ड समझ आ रहे हैं ना आपको, या डिसएनफ्रेंचाइज जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें रेगुलर सर्विसेज नहीं मिलती हैं। वो एथनिकली भी हो सकते हैं या रिलीजियसली भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से। तो आपने सबसे पहले तो उन्हें लोकेट करना है। सेकंड, रिड्यूसिंग द लीडिंग रिस्क फैक्टर्स टू ह्यूमन हेल्थ। रिस्क फैक्टर्स पे आपने काम करना है। आप बेसिक हेल्थ यूनिट में जाएं तो आपको बहुत सारे इसमें बैनर्स नजर आते हैं, जैसे डेंगू का सीजन आ गया तो उसके बारे में बात होगी, मुख्तलिफ आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड मिलती है इंफॉर्मेशन। तो जो लीडिंग रिस्क फैक्टर्स हैं उनके लिए आपने काम करना है। डेवलपिंग सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम्स इस तरह का आप डिज़ाइन करें कि जो सस्टेनेबल हो। सारा बर्डन गवर्नमेंट पे नहीं होता, टू सम एक्सटेंट आपने पूल उसे अपनी पॉपुलेशन से भी करना है। अगर आप 100% नहीं कर रहे फ्री, तो चले आप कुछ परसेंटेज जो है वो आप पॉपुलेशन से लेते जाएं। उससे ये होता है कि प्रोग्राम या जो आपके हेल्थ स्ट्रक्चर या जो सर्विसेज हैं वो सस्टेनेबल हो जाती हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी। Developing an enabling policy and institutional environment. Okay. बोले आवाज आ रही है आपको मेरी?
नो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी ठीक आई से। है, पहले नहीं आ रही अब थी। आ अब रही फिर है। से। मैम ओके अभी आ ओके, रही है, पहले नहीं आ ठीक रही। है ठीक है। ओके, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो वर्ड पॉलिसी है इसका क्या मतलब है? आवाज आ रही है अभी या फिर कोई प्रॉब्लम है? यस मैम, अब आ रही है। अब बात है मैम। चलें फिर बता दें मुझे पॉलिसी की क्या डेफिनेशन हो सकती है? मैम कोई भी स्ट्रेटजी या प्लान। स्ट्रेटेजी और प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग आपकी ठीक है। ठीक, यानी कोई भी रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं, कोई फ्रेमवर्क हो सकता है कि आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को रन कैसे करना है, ये दिस इज पॉलिसी। समटाइम मोस्टली रिटर्न होती है, समटाइम रिटर्न फॉर्म में नहीं भी होती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाय नॉर्म्स चल रही होती हैं किसी भी अदारे में, उसे हम पॉलिसी कह देते हैं। और मैम तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी पॉलिसीज कहते कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें, बिल्कुल मैम बिल्कुल। एसओपी को कह सकते हैं। एसओपीज हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे नाम है, मुख्तलिफ नाम है इसके लिए, जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ पॉलिसी वर्ड ही आपको एग्जैक्ट मिले। तो डब्ल्यूएचओ स्ट्रेटेजी में फोर्थ पॉइंट जो आपके पास है वो है जी, यू हैव टू डेवलप एन इनेबलिंग पॉलिसी। यानी आप पॉलिसी डेवलप करेंगे एंड इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट ऐसा होगा इंस्टीट्यूशन का कि जिसमें आप उस पॉलिसी को एप्लीकेबल कर सकें। प्राइमरी हेल्थ केयर पॉलिसी मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर पॉलिसी डोमेन्स। पाकिस्तान में भी ऐसी है। वैसे अब कनाडा एक एग्जांपल है, कनाडा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक एक दो कंट्रीज और हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ के लिए, या जिसको हम कहते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, अलग से देती हैं पॉलिसीज। यानी एक ओवरऑल उनकी हेल्थ पॉलिसी होती है, ठीक है। वो ओवरऑल हेल्थ पॉलिसी जो है वो क्यूरेटिव, और ये जो आपके हेल्थ केयर डिलीवरी स्ट्रक्चर जो है, डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स, इनके लिए काम करती है। और एक पॉलिसी वो डिजाइन करते हैं सेपरेटली, जिसे वो या तो प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम से करते हैं इसको, और या फिर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारी कंट्रीज में अलग भी होती है। पाकिस्तान में इंटीग्रेटेड पॉलिसी है, यानी हमारी हेल्थ पॉलिसी एक ही डॉक्यूमेंट होता है, और वो भी बहुत अरसा पहले बना था, बहुत पुराना हो गया। जो भी बनी है हमारी जितनी पॉलिसीज इंटीग्रेटेड हैं, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर भी है, सेकेंडरी, टर्शरी, सब एक साथ होता है। कुछ पॉइंट्स उसमें एजुकेशन सेक्टर के भी होते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग भी इसी तरह से ही है। प्राइमरी हेल्थ केयर पॉलिसी मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर पॉलिसी डोमेन्स एंड प्ले इट्स पार्ट इन द परस्यू ऑफ वाइडर सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। यानी हम उसको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं कि फाइनली ओवरऑल आप सोशल एस्पेक्ट्स की भी बात कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक पॉइंट्स भी इसमें कवर हो जाते हैं क्योंकि इसमें बजट की बात होगी, एनवायरमेंटल हेल्थ वो भी इसमें कवर हो जाएगा, एंड और फाइनली आपकी एनवायरमेंटल पॉलिसी बनती है वो। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस मैम। ओके। अब यही जो रिपोर्ट मुझे मैं आपको कही थी स्टार्ट में आपने रीड करनी है, उसी को जब आप रीड करेंगे उसमें ये 4 रिफॉर्म्स की बात करेंगे। अब इन 4 रिफॉर्म्स को हम टर्न बाय टर्न देखते हैं, दैट व्हाट आर दीज। नंबर 1, यूनिवर्सल कवरेज रिफॉर्म। यूनिवर्सल कवरेज से क्या मतलब समझ आता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, UHC, ये एक नया टॉपिक है पब्लिक हेल्थ में। इस पे रिसर्च भी बहुत अच्छी हो सकती है, पाकिस्तान में भी काम हो रहा है। मतलब क्या है इसका, यूनिवर्सल कवरेज या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? मैम हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, गुड। यानी ये एक एक्सटेंशन है ये हेल्थ फॉर ऑल की, वेरी गुड। बेसिकली इसमें हम फाइनेंशियली कवर करते हैं अपनी पॉपुलेशन को, क्योंकि बहुत सारे जो एविडेंस है वो ये कहता है कि जो पैसा है, जो फाइनेंसेस हैं, बेसिकली वो बैरियर है एक्सेसिबिलिटी के लिए। लोग अपना इलाज पैसा ना होने की वजह से नहीं करते। आप बेशक एक अच्छा हॉस्पिटल बना दें, मैम सब आपकी कुछ बना आवाज नहीं दें। आ रही, बहुत लैग है। जी जी जी, अब आ रही है? Can you hear me? हाँ, अभी भी ठीक है।
आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम डिस्टॉर्शन है थोड़ी। तो क्यों आ गया? जी अब बताएं, दिक्कत नहीं है? जब No, थोड़ी ma'am. सी बेटर मगर फिर भी डिस्टॉर्शन है। अब मेरी आवाज दिख रही है? मैम अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। अभी भी वैसे ही है आवाज? मैम अब क्लियर है। Yes, ma'am. Ma'am, clear है। ओके ओके ओके, चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी जी, तो हम यहाँ पे कर रहे थे डिस्कस कि यूनिवर्सल कवरेज या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से क्या मतलब है। तो हेल्थ फॉर ऑल से रिलेटेड ही उसकी एक्सटेंशन है। बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि फाइनेंशियली आपने किस तरह से कवर करना है अपनी पॉपुलेशन को। यानी वही जो अभी हम पिक्चर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जिसमें वो बच्चा जिसकी हाइट सबसे कम है उसको अगर हम एक बॉक्स दे रहे थे तो वो उसे फिर भी नजर नहीं आ रहा दूसरी तरफ, वो यूजलेस था। तो हमने उसे एक और एक्स्ट्रा बॉक्स दिया किसी और से लेके, क्योंकि उसे जरूरत नहीं थी उसकी, और जिसे जरूरत थी उसे हमने दे दिया। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल कवरेज, यानी यूनिवर्सली आपने कवर करना है अपनी पॉपुलेशन को। इसमें सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन ये नाम भी इसका आता है। इसे हम हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं। पाकिस्तान में हम हेल्थ कार्ड्स भी इसी को ही कहते हैं। वो हेल्थ कार्ड, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नादरा के थ्रू ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि कौन सी फैमिलीज हैं कि जो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं। पॉवर्टी लाइन क्या होगी इसको भी आपने डिफाइन करना है। इंटरनेशनली क्या डेफिनेशन है, पुअर किसे कहा जाता है? मैम कुछ डॉलर्स कम पर डे, $5 पर डे। $5 पर डे। यस मैम। मेरे ख्याल में यही है। तो ये भी देखना होता है कि क्या आपने उसको इसी तरह से रखना है या इन्फ्लेशन की वजह से जो रेट चेंज होते हैं करेंसी के, किस तरह से आपने उसको डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करने के बाद उस पॉपुलेशन को आपने आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने ये देखना होता है कि उस पॉपुलेशन को जिसको आप कवरेज देना चाह रहे हैं कितनी डिजीज के लिए देनी है। अब डिजीजेस या मॉर्बिडिटी अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारे पास तो बहुत तरह की हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इसमें कुछ अलग से हम कह सकते हैं। डायबिटीज में हमारा इशू है, हाइपरटेंशन भी हमारा इशू है। इसके अलावा इंजरीज हमारा बहुत बड़ा इशू है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। किस डिजीज को आप कवर करेंगे, किस हद तक कवर करेंगे? दीज आर नोन एज यूनिवर्सल कवरेज रिफॉर्म्स। ये जो हेल्थ कार्ड बनते हैं तो इसके पीछे सारी जो रिसर्च हो रही होती है, अभी बेसिकली जो ये सानिया निश्तर इस दफा आई थिंक कर रही है इनके साथ काम। तो अब इनकी सारी रिसर्च है ना, अब ये सारा सारा इन्होंने डेटा निकाला होगा। अब उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये भी इशू हो जाता है कि डेटा किस हद तक ठीक था, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि काफी हद तक बेहतर हो गया इस नादरा के थ्रू। फिर उसके बाद आप ये कार्ड इशू करते हैं। अब कार्ड इशू अगर आपने कर दिया किसी को, फॉर एग्जाम्पल 50,000 है, ठीक है, आपने 1 ईयर के लिए कर दिया लेट्स से, वैसे तो ये इससे ज्यादा है। अब वो जो पैसा आप दे रहे हैं उनको कार्ड के थ्रू कि जी आप इस हॉस्पिटल में जा सकते हैं, इस बीमारी का इलाज करा सकते हैं, इतने फॉलो अप भी आप करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये पैसा कहाँ से दे रहे हैं आप उनको? आपकी गवर्नमेंट अगर दे रही है मार्जिनलाइज पॉपुलेशन को, गरीब लोगों को, तो वो कहाँ से दे रही है? अब उसके लिए 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, आपका टैक्स सिस्टम, आपने टैक्स लगाना है। अब वो टैक्स सिस्टम किस तरह से हो सकता है कि आपने उन चीज़ों पर लगाना है कि जो नंबर 1 जो अमीर खरीदते हैं, या ऐसी चीज़ें कि जो हेल्थ के अगेंस्ट हैं। जिस तरह से एक टैक्स जो वेल नोन टैक्स है हेल्थ सेक्टर में, उसे हम कहते हैं सिन टैक्स, SIN, सिन टैक्स।
फिर एक और टैक्स फेमस है, उसे हम कहते हैं ईयर मार्क टैक्स, EAR, ईयर मार्क टैक्स। ये जो दोनों टैक्सेस हैं, ये बेसिकली हम अप्लाई करते हैं उन सब चीज़ों पे कि जो हेल्थ के अगेंस्ट है। फॉर एग्जांपल टोबैको इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारी जो इस तरह के फास्ट फूड हैं, इन सब पे हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वो सारी इंडस्ट्री है कि हम इसे ख़त्म तो कर नहीं सकते। हाँ, हम इनसे पैसा जनरेट कर सकते हैं, पूलिंग कर सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट पूल करती है इनसे। ऐसी चीज़ों को हम महंगा कर देंगे। ठीक, इम्पोर्टेड जो भी आपकी हैं कमोडिटीज, आप उन पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। इसके थ्रू जो पैसा जनरेट होता है, ये जो पूलिंग होती है, ये फिर आगे आपकी गवर्नमेंट इन हेल्थ कार्ड्स या और जितने भी प्रोजेक्ट्स इस तरह से आते हैं, उसमें यूज़ करती है। अब ये पैसा, अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली देखें, तो ये पैसा वो कहाँ किसकी पॉकेट से निकाल रहे हैं बेसिकली, कि जो दे सकते हैं, जिनकी पॉकेट हैवी है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस मैम, ये जो सेहत सहूलत प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है मैम, जी, ये जी। इसी तरह का है जिसमें मैम उसी एक टाइम पे सिस्टम से बैतुल है। माल से भी पैसा निकाल के देते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बैतुल माल से, बिल्कुल। वो उसका भी यही कॉन्सेप्ट है ना, ये इस्लाम में, जी मैम, इस्लाम के थ्रू तो ये सब चीज़ें आई थी ना, कि किस तरह से आपने अपनी पॉपुलेशन को मैक्सिमम इक्वालिटी पे लेके आना है। 100% तो खैर कभी नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम। तो वो बैतुल माल का कॉन्सेप्ट भी यही है, ज़कात का कॉन्सेप्ट भी यही है। ज़कात भी अगर देखें तो वो यही चीज़ है, कि जो दे सकता है उसने देना है, और उसे देना है कि जो नहीं कमा सकता। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल कवरेज रिफॉर्म, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसके थ्रू हम कहते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है, यहाँ जिसे हम क्या कहते हैं, एक और वर्ड भी होता है, अंडर द टेबल जो एक्सपेंडिचर होता है आपका, अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्टर की फीस है या जो मेडिसिन की फीस है सिर्फ उतनी ही लगनी है, और भी कई एक्सपेंडिचर होते हैं आपके, आने जाने के होते हैं, अगर हॉस्पिटल में रहना पड़ गया, कुछ स्टे करना है तो उसमें खाना है आपने, सब कुछ, पेशेंट की जो केयर है एक्स्ट्रा, ये सब कुछ होता है, जिसको हम करते हैं इक्वल टू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिफॉर्म लाते हैं। लास्ट पॉइंट है जी स्लाइड पे, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज पर्टिकुलरली इन यूरोप बिगेन टू पुट सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम्स इन प्लेस इन द लेट 19th सेंचुरी। यानी बेसिकली थोड़ी सी हिस्ट्री है कि सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन के नाम से ये स्टार्ट हुआ था। सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन, ये अभी भी बहुत सारे इदारों में इसको यही नाम दिया जाता है। ये किस तरह से बहुत सारी इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो कवरेज देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को 50%, 70%, कि आपका जो मेडिकल है वो फ्री होगा। वो बेसिकली यही कवरेज होती है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो हम नाम देते हैं कि जब गवर्नमेंट आपकी प्रोवाइड करती है। ओके, अच्छा, ये जो क्यूब मॉडल है ये बहुत फेमस है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। इस क्यूब को अगर हम देखें, इसमें आपको, अभी मैं बोलती हूँ, आप बताते जाएं कि कैन यू लोकेट दीज थिंग्स। नंबर 1 मैम पॉपुलेशन क्यूब नजर नहीं आ रही मैम, क्यूब नजर नहीं आ रही। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। अब बताएं, नजर आ रहा है? जस्ट अ मिनट, स्लाइड चेंज हो गई। इस तरह से नजर नहीं आ रहा? नो मैम, अभी तक नहीं आ रहा। नो मैम, स्लाइड ही नहीं चेंज हुई अभी। अब बताएं, नो स्लाइड व्यू में नजर आ रहा है? क्यों नहीं नजर आ रही है? नो मैम, बाकी सब अभी पिछली वाली स्लाइड ही नजर आ रही है 30। अब हुई है चेंज? नो मैम, देखिए यस मैम, अब हो गई है। अच्छा, ओके, चलें, ठीक है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं रीड करी थी, जहाँ लिखा हुआ है, फ्रंट पे आपको नजर आ रहा होगा पॉपुलेशन, और उसके आगे लिखा हुआ है हु इज कवर्ड। यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जब आपने डिजाइन करना है, सबसे पहले आपने ये सोचना है कि पॉपुलेशन कितनी आपने कवर करनी है, किस स्ट्रेटिफिकेशन को आपने कवर करना है, किस स्ट्रेटा को आप चाहते हैं। क्या बहुत जो गरीब है उनको, या पॉवर्टी लाइन या उससे थोड़ा सा ऊपर है उनको भी कवर करना चाहते हैं? किस हद तक, कितनी पॉपुलेशन को कवर करेंगे?
सबसे पहले तो आपने ये सोचना है। फिर इसके बाद अगर हम थोड़ा साइड पे देखें, राइट साइड पे, तो लिखा हुआ है सर्विसेज, विच सर्विसेज आर कवर्ड, यानी आपका जो भी प्रोग्राम आप जो भी लॉन्च कर रहे हैं उसमें सर्विसेज कौन सी देंगे, किस बीमारी के लिए आप करेंगे, क्या जिसमें स्पेशलाइज केयर आती है वो, या उसमें आम जो मैम तो बुखार ये आता है आपकी वो भी। स्ट्रेटा पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की हाँ, अब सर्विस इसमें प्रोवाइड। बिल्कुल, अब देखिए ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जब हम पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं तो ये वही होते हैं जो पॉवर्टी लाइन से बिलो पे होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो भी इस तरह से नहीं है कि हर किसी को हम कवर कर रहे हैं। उसमें अभी हम उन्हीं को ही कवर कर सकते हैं कि जिन्हें वक्त की ज़रूरत है। तो फिर हमने डिजीज़ या नीड असेसमेंट जो है वो भी उन्हीं के मुताबिक ही करनी है कि उन्हें किस किस बीमारी के लिए ज़रूरत है। क्या अब इस पॉपुलेशन के लिए अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं जी कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की जो सर्विसेज हैं वो फ्री होंगी, क्या वो उसका कोई एडवांटेज होगा उन्हें? नो मैम। यहाँ पे पूछना है। No, बिल्कुल ma'am. ठीक है, तो उनके लिए कम्युनिकेबल डिजीज उनका इशू होगा। इस तरह की चीजें, हाँ इंजरीज हो सकता है क्योंकि ये वो लोग हैं जिसमें मजदूर भी होंगे, इंजरीज हो सकती हैं, उनको टर्शरी सर्विसेज चाहिए प्रिवेंशन की। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही हो गया कि पॉपुलेशन डिसाइड करें कौन सी, सेकंड सर्विसेज कौन सी करनी है, उनकी नीड असेसमेंट करें आप। फिर लास्ट आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है, दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट कवर, कि जिस भी डिजीज के लिए आपने किया है। फॉर एग्जांपल मैं चले ट्यूबरक्लोसिस की बात कर लेती हूँ, टीबी की बात कर लेते हैं। अब टीबी का इलाज जो है उसके लिए कुछ बातें जो है इस तरह से हैं कि एक तो पेशेंट को एक स्पेशल किसी जगह पे रखना है, वो घर में नहीं रह के कर सकता अपना इलाज। फिर पाकिस्तान में अब इशू ये हो गया है कि जो ड्रग रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो रही है, इसका जो इलाज है वो लंबा होता है। तो अब आप किस हद तक कवर करेंगे? क्या जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब तक, या 50% कवर करेंगे, कितना या परसेंट मैम करेंगे, सिर्फ मेडिसिन दे के उसको घर में या आइसोलेशन में रखा जाए? बिल्कुल, ये सब चीज़ें आपने सोचनी है। तो डायरेक्ट कॉस्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे कि डायरेक्टली जो भी एक्सपेंडिचर होता है तो उसमें से आप कितना कवर करेंगे। ये 3 डायमेंशन जब हम सोचते हैं तो साथ हमारे पास ये सेंट्रल पार्ट आता है जिसके ऊपर जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, करंट पूल्ड फंड्स, कि पैसा आपके पास है कितना, आपने जनरेट कितना किया है टैक्सेस के थ्रू, जो भी किया आपने, या डिफरेंट जो भी आपके पास मीन्स हैं, आपकी गवर्नमेंट के पास पैसा है कितना। जितना ये होगा, ये जो तीनों बातें हम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कितनी होगी, सर्विसेज कौन सी देनी है, कॉस्ट कितनी, ये इसी पे डिपेंड करता है। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, एक तो होगी आपके पास यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिफॉर्म। सेकंड, सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म। Service provision or delivery is an immediate output of the inputs into the health system, such as health workforce, procurement, supplies, and financing. सर्विस डिलीवरी का मतलब है कि जो सर्विस आपने डिलीवर की है फाइनली किसी भी स्लाइड पेशेंट को, नजर नहीं आ रही। अभी आएगी। Yes, ma'am. एक तो टाइम भी खत्म होने वाला है, मैं दोबारा इसी के साथ, इसी आईडी के साथ आऊंगी। टाइम पे जो अब वो आई आ नजर? गई मैम, आ गई मैम। ओके, तो सर्विस डिलीवरी का मतलब बेसिकली ये है कि जो फाइनल सर्विसेज आप दे रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को, पेशेंट को, वो किस तरह की हैं। सर्विस डिलीवरी इज एन इमीडिएट आउटपुट ऑफ द इनपुट्स इनटू द हेल्थ सिस्टम। अब वो इनपुट क्या क्या हो सकता है? आप हेल्थ वर्कफोर्स, जो भी आप वहाँ पे स्टाफ यूज करते हैं, उनका नंबर